गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए बीटा माइनस ठीक है। बीटा माइनस मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक, ये आपके पास कोई एक एटम है जेड एक्स वाई बना प्लस आपका इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना हो जाएगा जेड प्लस वन और ये कितना हो जाएगा ए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन निकला है बाहर, तो हम लोग कहेंगे कि न्यूक्लियस के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है कि न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है आपका। तो मैंने कहा कि अगर न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है तो आपने कहा कि जो न्यूट्रॉन होगा वो आपका प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में निकलेगा, तभी तो चार्ज न्यूट्रलाइज रहेंगे आपके। ठीक, हम्म। सबसे पहले डेल्टा एम निकालिए। डेल्टा एम कैसे पढ़ा था हम लोगों ने? डेल्टा एम वही सेम चीज जो हम लोगों ने अल्फा डिके में किया था। डेल्टा एम क्या हो जाएगा? मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वाई माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? मास ऑफ एटम ऑफ एक्स माइनस जेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से मास ऑफ वाई का लिखेंगे तो एटम का मास माइनस जेड प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ एक्स माइनस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ वाई माइनस माइनस प्लस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये टर्म्स कैंसिल हो गए आपके, तो ये आपके पास बचा मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई। कितनी हीट निकलेगी आपकी एनर्जी? डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम ऑलरेडी निकल चुके हैं। ठीक, ये जो हीट आपकी निकल रही है, ये आपने कहा ये हीट कहाँ कहाँ जा रही है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सिंपल एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक बॉम्ब है आपके पास, ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ। एक मैंने मान लिया M2 मास और एक बहुत छोटा सा मास M1। ठीक है, बॉम्ब दो पार्ट में ब्रेक हुआ। मान लीजिए 1 kg का बॉम्ब था, एक पार्ट हो गया आपका 999 ग्राम और एक हो गया 1 ग्राम। ठीक है, M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर इन कंपैरिजन टू M1। जब बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है तो क्या होता है? मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो आपने कहा है कि मोमेंटम जो M2 का होगा वो किसके इक्वल होगा? M1 वाले के मोमेंटम के, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो है ना। यहाँ से अगर मैं V2 निकालूं इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाई M2 इंटू V1। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि M2 क्या है, बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू M1। तो ये जो वैल्यू होगी ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगी? जीरो। जीरो। ये जीरो होगा तो V2 की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली क्या होगी? जीरो। अगर V2 जीरो होगा तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ V2 मतलब कि बिगर मास यहाँ पे कंपेयर करें तो कौन से वाई है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और वाई एटम में ब्रेक हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो वाई के एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। ठीक, तो आपने कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी वाई होगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? जीरो होगा। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल। यहाँ तक आई बात समझ में? नोट कीजिए।
डन सर। वही एक्सपेरिमेंट किया जो हम लोगों ने अल्फा डीके में किया था। अल्फा डीके में आपने क्या कहा था कि आपका ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बम्बार्डिंग करवा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। लास्ट टाइम पे बताया था कि जब भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो वो सेमी सर्कुलर पाथ लेता है। ठीक है, तो ये भी क्या ले रहा है आपका, सेमी सर्कुलर पाथ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है तो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में। राइट हैंड कर्ल रूल हम लोग मैग्नेटिज्म में ये पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। ठीक है, अभी तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आपने यहाँ पे कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे चला गया। यहाँ पे आपकी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ इतना रेडियस का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला है बाहर। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके अलग अलग रेडियस के निकलते हैं। ये तो निकला ही, ये भी निकला, ऐसे बहुत सारे निकले। वहां पे क्या हो रहा था, सिर्फ दो तीन अलग चल रहे थे आपके। तो उधर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था कि कुछ एक्साइटेड स्टेट में चले गए होंगे, आवाज आ रही है सबको। नहीं सर। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है सर। आपकी इधर वीडियो भी कॉल हो रही है। अच्छा, अब देखिए, अब क्लियर है आवाज। हाँ सर। कैसे रख ले। स्क्रीन विजिबल है। यस यस सर। रेडियस का फॉर्मूला था आपके पास, 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई बी क्यू, मतलब ई इंटू बी। जो फॉर्मूला लास्ट टाइम लिखवाया था ना, रेडियस कितना होता है, सर आर आप इज कुछ लिख रहे हैं इक्वल क्या टू स्क्रीन पर? 2m के। क्या हुआ? सर आप कुछ स्क्रीन पर लिख रहे हैं क्या? बहुत ब्रेक हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा क्या कह रहे हैं। सर आप सर आप जो कुछ लिख रहे हैं वो दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर। सर चैट पे लिख दें। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप लोग। सर आप कुछ लिख रहे हैं क्या स्क्रीन पर? हाँ, वही मैं बोल रहा था, स्क्रीन नजर नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर, स्क्रीन नजर आ रहा है लेकिन जो आप लिखा सर वो नजर नहीं आया। अच्छा रुकिए, एक बार मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अब आ रहा है? यस सर। यस। तो देखिए, रेडियस हम लोगों ने लास्ट टाइम पे फॉर्मूला देखा था, √2m के डिवाइडेड बाई बी क्यू। तो जनरलाइज फॉर्मूला बताया था ना। अब मैंने यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे आपने क्या कहा कि 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई बी इंटू क्यू। क्यू का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई। ठीक। काइनेटिक एनर्जी क्या निकाली अभी आपने? जो टोटल एनर्जी थी, ये लिखा था ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो Yes. 2m इंटू क्यू डिवाइडेड बाई बी इंटू ई। तो वही जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था वैसे यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे रेडियस को देखूं तो यहाँ पे रेडियस में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर आर को चेंज होना है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी चेंज मतलब कि क्यू को चेंज होना पड़ेगा। तो वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी किया। यहाँ पे हम लोगों ने किया, जैसे वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि जो आपका वाई न्यूक्लियस है वो आपका क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब वो जब डी एक्साइट होता है तब उसमें से कुछ एनर्जी निकली, उसको आपने गामा फोटॉन्स कहा। ठीक। अब यहाँ पे आपने कहा कि बहुत सारे रेडियस आपको मिले, लेकिन बहुत सारे रेडियस किसके कारण मिले? जो न्यूट्रॉन है वो आपका प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में तो ब्रेक हुआ, लेकिन साथ साथ में उसके साथ कुछ और भी पार्टिकल्स मिले जिसको हम लोगों ने कहा एंटी न्यूट्रिनो। याद कीजिए, अल्फा पार्टिकल्स मैंने क्या कहा था कि आपके वाई न्यूक्लियस मिले, अल्फा पार्टिकल्स मिला, और साथ साथ में आवाज नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही। नेटवर्क सही नहीं आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुकिए, एक बार मैं वाईफाई डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ, वेट कीजिएगा। अब क्लियर है वॉइस? यस। हम्म। याद कीजिए, जब हम लोग अल्फा डिके के बारे में बात कर रहे थे तो आपने कहा कि जब अल्फा डिके हो रहा है तो आपने क्या कहा कि वाई न्यूक्लियस बने, अल्फा पार्टिकल्स बने, और साथ साथ में आपके गामा फोटॉन्स बने। ठीक। तो यहाँ पे भी क्योंकि अलग अलग रेडियस मिल रहे थे, आप अलग अलग रेडियस मिल रहे थे, तो आपने कहा कि कुछ एनर्जी कोई और भी लेके जा रहा होगा। ठीक। तो यहाँ पे आपने कहा कि जब बीटा डिके हो रहा था तो आपने इसके लिए एक थ्योरी दी कि जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में तो ब्रेक हो रहा है, साथ साथ में एक अलग पार्टिकल्स भी बन रहे हैं जिसको आपने कहा एंटी न्यूट्रिनो। वहां पे हम लोगों ने गामा फोटॉन्स कहा था। यहाँ पे आपने कहा कि जो अलग अलग एनर्जी मिल रही है तो कुछ एनर्जी लेके कौन चला गया होगा, एक नया पार्टिकल लेके चला होगा जिसको आपने नाम दे दिया एंटी न्यूट्रिनो। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, इसको लिख लीजिए थोड़ा एक्सप्लेन करके।
नोट कर लिया? चलिए अब आते हैं बीटा प्लस डीके। एक्स न्यूक्लियस है, ये आपका ब्रेक हुआ, वाई न्यूक्लियस बना, और बीटा प्लस मतलब कि प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना हो जाएगा, Z-1, और ये हो जाएगा ए। यहाँ पे आपने क्या कहा कि प्रोटॉन है वो ब्रेक हुआ न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, क्योंकि चार्ज को न्यूट्रलाइज रखना है दोनों तरफ में को, इसलिए यहाँ पे आपने कहा कि प्रोटॉन ब्रेक हुआ होगा। सेम चीज वही डेल्टा एम निकालना है, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ ई। तो ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ एक्स एटम माइनस जेड इंटू एम ई, मास ऑफ वाई एटम माइनस Z-1 एम ई माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एक्स माइनस जेड एम ई माइनस मास ऑफ वाई माइनस प्लस जेड एम ई माइनस माइनस प्लस माइनस मास ऑफ ई माइनस मास ऑफ ई। जेड एम ई कैंसिल हो गया, यह आ गया आपका मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डेल्टा एम की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से जो नेट हीट होगा या जो भी एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा एम सी स्क्वायर। सेम चीज़ वही रिपीट करें वापस। तो यहाँ पे जो ये एनर्जी होगी किस फॉर्म में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इन कंपैरिजन टू वाई क्या है, बहुत स्मॉल है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो टोटल एनर्जी होगी वो कौन लेके चला गया होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ई। ठीक, फिर से वही काम किया आपने। अब यहाँ पे भी क्या किया आपने, वही बम्बार्डिंग करवाई। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे रेडियस मिल रहे थे, तो रेडियस बहुत सारे मिले तो वही सेम कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई किया। और यहाँ पे क्या कहा कि बीटा प्लस के केस में जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में ब्रेक हो रहा है, साथ साथ में न्यूट्रिनो फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? सेम चीज़ वही जो भी हमने रिपीट किया था कि बम्बार्डिंग करवाई मैग्नेटिक फील्ड में, उसके बाद कई सारे रेडियस मिले। तो कई सारे रेडियस मिलने के पीछे कारण क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी अलग होगी तो बची हुई एनर्जी कोई ना कोई लेके जाना चाहिए। कौन लेके जा रहा है यहाँ पे, न्यूट्रिनो लेके जा रहा है। ये एंटी न्यूट्रिनो होता क्या है? ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, होता होगा कुछ, मेरे को बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने भी एक दो बार गूगल में सर्च करने के बाद तो हर एक में अलग अलग थ्योरी दी हुई है। कहीं पे भी दो थ्योरी मिक्सअप नहीं हो रही थी, मतलब कि दोनों एक चीज़ को डिफाइन नहीं कर रहे थे। ठीक है सर। और सर ये एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो अलग अलग है मतलब? हाँ, तो सिंपल याद करने का तरीका क्या है, जब न्यूट्रॉन बन रहा होगा तो साथ में न्यूट्रिनो बनेगा, और जब न्यूट्रॉन ब्रेक हो रहा होगा तो एंटी न्यूट्रिनो बनेगा। देखिए यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा था ना, तो न्यूट्रॉन के साथ क्या बनता है हमेशा, न्यूट्रिनो। और यहाँ पे क्या हो रहा था, न्यूट्रॉन ब्रेक हो रहा था। ये देखिए न्यूट्रॉन ब्रेक हो रहा था, तो न्यूट्रॉन ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, एंटी न्यूट्रिनो। और केमिस्ट्री में तो आपने पढ़ा होगा रेडियो एक्टिव डीके, अभी तक नहीं पढ़ा है? अभी पढ़ाया नहीं सर। हाँ, तो जो केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिव डीके है वो फिजिक्स से बहुत ज़्यादा है। हम लोग तो बस यहीं तक आगे पढ़ के छोड़ देंगे, केमिस्ट्री में लगभग इससे 3 गुना है। अब वापस उसी पार्ट पे आते हैं जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है।
एक स्टेबिलिटी कर्व बताया था आपको, यस याद सर, है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के लिए। बैंड वाला। यस सर। तो स्टेबिलिटी कर्व वापस आते हैं, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपने कहा n इज इक्वल टू p होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। जो हमें स्टेबिलिटी कर्व मिल रहे थे वो इस बैंड के अंदर मिल रहे थे। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, जो भी आपके पास पीरियोडिक टेबल था उसके हिसाब से आपने ये बनाया था। और कुछ यहाँ पे थे हैवी न्यूक्लियस वाले और कुछ लाइट न्यूक्लियस वाले थे। तो आपने कहा था कि इस बैंड के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जितने भी आपके न्यूक्लियस हैं वो सब क्या है, आपके अनस्टेबल हैं। ठीक, अब आपको ये बताना है कि जो राइट हैंड साइड वाले हैं वो कौन से डिके करेंगे, अल्फा करेंगे, बीटा प्लस करेंगे, बीटा माइनस करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड वाले कौन से डिके करेंगे। लॉजिकली सोच के बताइएगा, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एग्जाम का ही क्वेश्चन है और बहुत बड़ा था। सर जिस केस में न्यूट्रॉन ब्रेक हो रहे होंगे सब वो ये वाले होंगे, न्यूट्रॉन ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वाले साइड वाले, यानी कि सर हमारे बीटा माइनस डिके। और सर जिसमें प्रोटॉन्स फॉर्म हो रहे होंगे, प्रोटॉन्स डिके वो हो रहे होंगे कम, और जिसमें न्यूट्रॉन्स फॉर्म हो रहे होंगे सब वो ये वाले होंगे, राइट हैंड साइड वाले, बीटा प्लस डिके। सर मैं बताऊं, सर बोलिए। जो बैंड के लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन है ना, उसमें सर होगा बीटा माइनस डिके, क्योंकि सर उसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है तो न्यूट्रॉन्स ब्रेक होंगे, और सर बैंड के राइट साइड में प्रोटॉन्स ज्यादा है तो प्रोटॉन्स ब्रेक होंगे, यानी कि बीटा प्लस डिके। चलिए, ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे आपने कहा कि बीटा प्लस डीके होगा, ये क्लियर है ना, क्योंकि बैंड की साइड में जितने भी आपके थे उसमें यस नंबर सर। ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा थे, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ब्रेक होना पड़ेगा, तभी तो n/p का रेशियो बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ब्रेक होंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसमें ब्रेक हो रहे थे वो था बीटा प्लस। और बैंड के लेफ्ट हैंड साइड में आए तो यहाँ पे क्या हो रहा था, न्यूट्रॉन ज़्यादा थे, न्यूट्रॉन्स ब्रेक होने चाहिए, न्यूट्रॉन्स किसमें ब्रेक हो रहे थे, आपके बीटा बीटा माइनस। माइनस। अब आपके पास बचा अल्फा डीके। अल्फा डीके कौन करेगा, लेफ्ट वाला राइट वाला। सर लेफ्ट वन। क्यों। सर ये करेगा सर, राइट वाला करेगा क्या। क्यों। सर क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन रिलीज होता है। न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है। हाँ सर, न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है हीलियम 2+। तो उसमें तो प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। कोई सभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, खुद पता चल जाएगा, रैंडमली ले लीजिए। आपने कहा कि एक एक्स है, सोचिए सोचिए सोचिए, कोई से भी एक एक्सपेरिमेंट आपने किए होंगे इतने सारे अल्फा डीके वाले, सोचिए 2 मिनट, सोचिए जा रहा हूँ। सर ये लेफ्ट वाले करेंगे क्या। सर मेरा आंसर अभी भी राइट वाला है। सर मेरा लेफ्ट। अगर सर है ही नहीं अभी तो बाद में आना तो क्या हो। सर कह रहे थे नहीं सोचो, तब तक आप अभी सोचते रहो। जब आएंगे तो बोलते हैं। हाँ तो अभी तो शांत बैठ, तो हमें क्या पता सर बैठे हैं नहीं। तो सर की बात नहीं सुनता क्या। चर्चा बाद में कर लेना, अभी सोच लो पहले।
सोचा किसी ने? यस सर। बताइए। सर Yes. क्योंकि दोनों की काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है ये, इसीलिए लेफ्ट में होगा। नहीं 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 नहीं, मेरे को न्यूट्रॉन प्रोटॉन के रेशियो से पता चलेगा, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि एन और पी का आपने ग्राफ बनाया ना, तो जब तक एन और पी का रेशियो मेरे को नहीं पता चलेगा तब तक मैं कुछ डिफाइन नहीं कर सकता। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि आपने एक एग्जांपल लिया 70 30, ये एक्स न्यूक्लियस है, वाई न्यूक्लियस बनाइए, और आपके अल्फा पार्टिकल्स निकल गए, यही होगा ना अल्फा पार्टिकल्स। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या बचेगा, 70 -4 6, और ये बचेगा आपका 28। 28. यहाँ पे एन अपॉन पी का रेशियो कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 70 -30 40 है ना, Yes, और sir. प्रोटॉन्स कितने हैं 30, दैट मीन्स 4/3 1.33। इधर आ जाइए, एन अपॉन पी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 66 -28 है 38। प्रोटॉन कितने हैं 28, कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, 2 डेसिमल तक चाहिए, जल्दी से कीजिए, मोबाइल या किसी में डाल के देखिए कितना आ रहा है। सर 1.35। तो एन अपॉन पी का रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, एन अपॉन पी का रेशियो इंक्रीज होगा तो राइट हैंड साइड में होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, राइट हैंड साइड। Left. राइट हैंड साइड। इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है ये, इंक्रीज कर रहा है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे बात करूँ तो इंक्रीज करेगा तो ये तो और बढ़ा देगा, अनस्टेबल कर देगा। इंक्रीज कर रहा है मतलब कि ये आपका क्या होना चाहिए साइड में, अल्फा डीके। तो जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो क्या देते हैं आपके, अल्फा डीके देते हैं। सर एक बार वापस बता दीजिए सर। ये मेरे को राइट हैंड साइड में समझ में नहीं आया कैसे। एन अपॉन पी का रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यस सर। इंक्रीज कौन करना चाहता है एन अपॉन पी के रेशियो को, लेफ्ट वाला कि राइट वाला, Right. तो लेफ्ट वाला राइट वाला करना खत्म। चाहता वीडियो ऑन कीजिए फटाफट सभी लोग, आप लोग एक ही चीज को बार बार रिपीट करवाते रहते हैं। ईशिता, दिव्यांशी, मानसी, अंशिका, माधव, लिख लिया। Yes, sir. एक आता है लास्ट आपका के कैप्चर, के कैप्चर में क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, ठीक। अब जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल है, ठीक है, अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो वो तो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्या बना देंगे, न्यूट्रॉन बना देंगे, ठीक। तो आपने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन अंदर चला गया तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलके न्यूट्रॉन बना देंगे, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिक्रीज हो गए, एन अपॉन पी का रेशियो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो जिसमें आपके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, तो जो के शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप ले लेते हैं अंदर, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस अनस्टेबल।
मैं अनस्टेबल के बारे में बात कर रहा हूँ। आप कह रहे थे इलेक्ट्रॉन तो अंदर जाता ही नहीं है। मैं अनस्टेबल न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वो अनस्टेबल है तो स्टेबल होने के लिए कुछ भी करेगा। अल्फा कर रहा था, बीटा कर रहा था, बीटा प्लस भी कर रहा था, गामा फोटॉन्स भी डीके कर रहा था। ठीक है, अलग अलग तरीके हैं। तो उसने कहा कि मैं तो क्या करूंगा, के शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लूँ, अंदर खींच लूंगा तो मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो गए, तो एन अपॉन पी का रेशियो इंक्रीज हो गया, मैंने अपने न्यूक्लियस को स्टेबल कर लिया। ठीक, इसको कहते हैं के कैप्चर या इलेक्ट्रॉन कैप्चर। के शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करे, इसलिए इसको नाम दे दिया गया के कैप्चर। ठीक है, तो ये सब जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। अगर मैंने कोई न्यूक्लियस रख दिया, आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये आपका यही करेगा, कि ये गामा ही निकालेगा या आपका के ही करेगा। उसमें सभी चीजें हो रही होंगी। प्रोबेबिलिटी जानते हैं ना। यस सर। अगर मैंने कॉइन को टॉस किया तो कोई जरूरी नहीं है कि वो हेड ही आए, हेड और टेल आने की दोनों प्रोबेबिलिटी है आपके पास। ठीक है, तो वैसे अगर कहीं पे रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है तो वहाँ पे हर एक प्रोबेबिलिटी है। अल्फा भी हो सकता है, के कैप्चर भी हो सकता है, गामा फोटॉन्स भी रिलीज हो सकते हैं, न्यूट्रिनो भी बन सकता है, एंटी न्यूट्रिनो भी बन सकता है। वो रेडियो एक्टिव डिके कर रहा है। क्लियर है? तो हम लोग ये यस सर। सब सिर्फ सभी प्रोबेबिलिटी के बारे में जान रहे हैं, ए टू जेड अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं। तो मैंने कह दिया कि यूरेनियम रखा हुआ है और रेडियो एक्टिव डिके कर रहा है, तो अब ये नहीं कहेंगे कि अल्फा डिके कर रहा है। आई बात समझ में? तो वो लोग तुम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग पुटअप कर लेते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में अल्फा डिके कर रहा है तो बताओ जेड कितना होगा, ए कितना होगा। आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे। यहाँ पे बीटा प्लस डिके हो रहा है तो बताओ कि इस इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करवाया जाए। लेकिन हम लोग ये कभी नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ पे यही होगा ही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है, स्टेबल करने के लिए कुछ भी करेगा। क्लियर है? यस सर। सर वैसे एक चीज पूछनी है। हाँ, सर जब ये के कैप्चर होगा तो फिर सर एनर्जी रिलीज होगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो फिर सर उसी की वजह से वो इतना दूर पे बाइंडिंग है। तो फिर सर अगर वो उसमें एनर्जी मर चुका, रिलीज हुई तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चला गया ना। ये सर हम लोग बात किसकी तो कर रहे काइनेटिक थे। एनर्जी? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस जो भी एक नया बन रहा को न्यूक्लियस उसके काइनेटिक एनर्जी में चला गया। सर नया न्यूक्लियस कौन बनेगा, मतलब मैं समझा नहीं। न्यूक्लियस तो नया ही बना ना, पुराना न्यूक्लियस तो खत्म हो गया, अनस्टेबल था। तो सर ये मूव करने लगेगा पूरा? अरे एक्स से वाई बना ना। हाँ वो तो इलेक्ट्रॉन जब उसमें चला गया तो। हाँ, तो वाई न्यूक्लियस बना। हाँ सर। तो वाई न्यूक्लियस वहीं पे थोड़ी ना रहे, तो मूव करेगा ना, डीके एक नया बन गया हमारा। ओ। हम तो यही तो बात कर रहे हैं, हम तो शुरू से लेकर अंत तक ये तो कह रहे थे कि अगर हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती तो ये दुनिया रह नहीं पाती। कुछ होता होगा लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है वो। ठीक, तो ये बताइए के कैप्चर कौन करेगा, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? सर राइट वो वाला। करेगा राइट वाला। राइट वाला। राइट वाला राइट अल्फा वाला। को देख लीजिए राइट वाला। तो ये पूरा जो पेज में आपको नजर आए ये पूरा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट न्यूक्लियस क्या कर रहे होंगे, बीटा माइनस बीटा प्लस अल्फा डीके के कैप्चर। अगर चार ऑप्शन दे दिए तो बीटा माइनस कर रहा होगा लाइट वाले। हैवी वाले क्या कर रहे होंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, बीटा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस। क्लियर है? तो इस टेबल को याद रखिएगा। वो करेगा ना जो न्यूक्लियस टूट के रिलीज हो रहा है, हम्म, वो वाला नहीं करेगा जो हमारा इनिशियली था। क्या क्या क्या? सर ये वाई, जैसे आपने जो ऊपर एक्स वाई वाली रिएक्शन लिखी है सर, इसमें अगर मैं देखूँ तो वाई करेगा ना ये वाई क्या करेगा? के कैप्चर। अरे एक्स ने के कैप्चर किया तभी तो वाई बनाया। ठीक है सर। एक्स अनस्टेबल था ना, तो स्टेबल न्यूक्लियस बनाएगा। अच्छा सर, समझ गया, थैंक यू सर। चलिए, अब कुछ हम लोगों की ये पूरी थियोरी थी जहाँ तक भी तो हम लोगों ने पढ़ी है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आपके दो पार्ट आते हैं, थियोरी के क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं। ठीक, और एक अब आता है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल आने के चांसेस 99% है। यहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जाता है। नीट वालों में दोनों प्रोबेबिलिटी है, थियोरी प्लस न्यूमेरिकल।
50-50 है, तो इसलिए थ्योरी को 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके सर। ऐसा होता है तो होता है, क्योंकि केमिस्ट्री है। क्यों होता है नहीं पता, गॉड नोस। ठीक, तो जहाँ जहाँ पे थोड़ी बहुत अब फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही है, वो मेरा पोर्शन आ गया, न्यूमेरिकल। ठीक है, उसको समझाने वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अभी तो मैं सिर्फ फॉर्मूले डिराइव करवा रहा हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे हम लोग। लेकिन अगर फॉर्मूले नहीं समझ में आते हैं तो आपको रट जाना है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे डिराइव हुआ। रेडियो एक्टिविटी तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपने कहा कि अगर मैंने कोई सा भी एक अनस्टेबल न्यूक्लियस लिया है, अगर अनस्टेबल न्यूक्लियस लूंगा तो वहां पे तो कंटिन्यूएशन में डिके हो रहा है ना। अगर मान लीजिए 1 kg का भी एक यूरेनियम है, तो उसमें कितने न्यूक्लियस होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे। सभी न्यूक्लियस आपके अनस्टेबल हैं, तो सभी न्यूक्लियस स्टेबल होना चाहेंगे ना। तो यूरेनियम तो किसी और में चेंज हो रहा होगा कंटिन्यूएशन में, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे होंगे टाइम के रेस्पेक्ट में कि डिक्रीज हो रहे होंगे? Increase. डिक्रीज। अरे रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, वर्ड से ही हमें समझना है। खत्म हो रहा है यूरेनियम, एक्स न्यूक्लियस खत्म होते जा रहा है ना, वाई बनता जा रहा है। Yes. मैंने कहा यूरेनियम के 100 पार्टिकल्स थे, 100 न्यूक्लियस थे, 100 के 100 अनस्टेबल हैं, तो सभी न्यूक्लियस ब्रेक होंगे ना, और सब एक साथ हुई ना होंगे। वो तो डिके हो रहा है कंटिन्यूएशन में, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, ऐसे करके वो डिके होते जा रहे हैं। तो यूरेनियम के जो न्यूक्लियस है वो तो कम होते जा रहे हैं ना, यही हो रहा है ना। आप ये Yes, मत sir. देखिए वाई न्यूक्लियस बन रहा है, मेरे को मैं यूरेनियम एक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि वो आपके क्या हो रहे हैं, वो तो कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रहे हैं। हम्म, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं रेट ऑफ डिके, कितनी तेजी से डिके हो रहा है। ये किस पे डिपेंड करेगा कि कितने पार्टिकल्स हैं। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ डिके डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। जो रेट ऑफ डिके होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। कौन से पार्टिकल? जो उस समय मौजूद हैं। ये नहीं कि 100 साल पहले कितने मौजूद थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ डिके के बारे में बात करें, तो मैंने बताया था जब भी रेट वर्ड आता है तो मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग बातें करते हैं। तो हमने ले लिया dN/dt, ये होगा ना रेट ऑफ डिके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम। क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो इसे रहा माइनस साइन लेते हैं। ठीक, और ये किसके प्रोपोर्शन होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। ये लिखा है ना पहला पॉइंट, रेट ऑफ डिके yes, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Yes, नंबर sir. ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। प्रोपोर्शनलिटी का साइन आपने हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया, लैम्डा माइनस dN/dt। लैम्डा को हम लोग क्या कहते हैं? डीके कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए एक दो चीजें बता दूं कि फिजिक्स में कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं जो कॉमन चैप्टर्स वाले हैं, जैसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है। ठीक है, वो कॉमन चैप्टर है। जो थर्मोडायनेमिक्स आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और यहाँ पे भी पढ़ते हैं। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी पढ़ते हैं। तो कुछ जगह केमिस्ट्री में कुछ और कहा जाता है, फिजिक्स में कुछ और कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अगर वो फिजिक्स के पेपर में पूछा गया है, तो आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन में आता है तो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए ये मत सोचिए कि मैंने तो थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में पढ़ लिया तो केमिस्ट्री की आवश्यकता नहीं है, केमिस्ट्री में नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, लेकिन कुछ जगह आपने देखा होगा कि डिफरेंस है केमिस्ट्री और फिजिक्स में, तो उस डिफरेंस को आपको याद रखना है।
ठीक है, क्योंकि ना ही फिजिक्स वाला झुकना चाहता है, ना ही केमिस्ट्री वाला झुकना चाहता है, तो दोनों अपने अपने हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो दोनों सही है, क्योंकि ये जो टॉपिक ही ऐसा है क्योंकि हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो केमिस्ट्री वाले ने किसी एक थ्योरी को ज़्यादा वैल्यू दे दी, फिजिक्स वाले ने किसी और थ्योरी को ज़्यादा वैल्यू दे दी, तो आंसर आप उसी के हिसाब से मार्क कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग गलती यहीं पे करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं है, बोलते हैं कि केमिस्ट्री तो पूरी पढ़ी हुई है मैंने, और उसको अप्लाई कर देते हैं पूरी की पूरी फिजिक्स में, तो 10 में से 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कहूँगा कि वो कंसेप्चुअली गलत है, वो भी सही है, लेकिन फिजिक्स वाला मानेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि एनटीए नहीं मानता है, जो एनटीए जो पेपर सेटअप करता है तो उसमें वो ऑप्शन के हिसाब से उसको गलत मानता है। आप लोग ये कर सकते हैं कि आपने उसको क्या किया, स्कूटनी के लिए भेजा, चैलेंज कर दिया, चैलेंज करने के बाद उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन कितना चैलेंज करेंगे, क्योंकि पेपर देने के बाद आएंगे तो बोलेंगे मेरा हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं क्या चैलेंज करूँ क्या चैलेंज ना करूँ। चैलेंज करने पे मिल जाते हैं मार्क्स, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपने केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से मार्क कर दिया और एनटीए ने रिजल्ट निकाला कि कोई और ऑप्शन को करेक्ट माना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ का ये नहीं कि सर ने पढ़ाया था, ये कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में कहाँ पे ये लिखा हुआ है, एससी वर्मा में कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रेसनिक हॉलीडे में कहाँ पे लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड बुक, दिनेश नहीं कि दिनेश पब्लिकेशन का बुक उठा लाए उसमें सर ये लाइन लिखी हुई थी, गलत मानेगा एनटीए, उसको नहीं एक्सेप्ट करने वाला। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी हो गया, एससी वर्मा हो गया, रेसनिक हॉलीडे हो गए, आर्थर बीजर हो गए, बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपके। ठीक है, तो ज़्यादातर चीज़ें आपको एनसीईआरटी पे बेस्ड थ्योरी के मिल जाते हैं, और एनटी हर एक साल 1-2 क्वेश्चन तो निकालता ही है बोनस के। ठीक, तो आप लोग सोच रहे हो कि नहीं एनटीए तो कैसे गलत निकाल सकता है, हर एक साल निकलता है, नीट में भी निकलता है और मेंस में भी निकलता है। इस बार भी पूरे मेंस में जो 2 पेपर हुए हैं कम से कम 22 क्वेश्चन है जो कि बोनस के हैं, सब मिला के। ठीक, सर तो इससे बढ़िया पेपर तो आप बनाते हैं। हाँ, तो इसलिए अपने पे भरोसा रखिए। ठीक है, कि हाँ आपने जो किया है वो सही है। बोनस का मतलब वो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती हैं चीज़ें, उसने किसी एक को मानते हुए सही माना हुआ है। ठीक है, तो उसको आपको चैलेंज करना पड़ेगा, नहीं मैंने ऐसा पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, दिनेश से नहीं एनसीईआरटी से पढ़ा। ठीक है, तो वो आप बताइए, आपको उसको चैलेंज पे आपको प्लस बोनस मिल जाएगा। सर जब ये सारी बातें हर हर साल आती हैं तो फिर सर एनटीए इस चीज को गलत क्यों कर देता है, फिर वही गलती बार बार क्यों करता है सर उसी चीज पर। एक ही बुक नहीं है ना, एक बुक नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो अभी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे कि मैग्नेटिज्म वाला पार्ट आएगा, तो जब मैग्नेटिज्म वाला पार्ट जब मैं पहली पहली बार कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैं इंजीनियरिंग के हिसाब से पढ़ा दिया। फिर मैंने देखा एक दो बच्चों ने पूछा कि सर एनसीईआरटी में तो कुछ और लिखा हुआ है, आपने कुछ और पढ़ा दिया। फिर मैंने उसको पढ़ा एनसीईआरटी को, मैं बोला साला गलत पढ़ा रहा है। ठीक है, तो लेकिन जो है मेरे को उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। फिर मैंने फिर अपने पूरे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बेस्ड पे किए, और जब आप पहुंचेंगे इंजीनियरिंग में तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर ऐसे क्यों कह रहे थे मैग्नेटिज्म वाले पार्ट। यहाँ पे तुम लोग माइनस साइन ये सब लगा देते हैं ना, जब इंजीनियरिंग में आते माइनस साइन नहीं लगाते। ये तो कॉन्सेप्ट है, माइनस लगाओ या ना लगाओ मेरी मर्जी, मैंने माइंड में मान लिया डिके हो रहा है, मैं क्यों लगाऊं माइनस। ठीक है, ये कन्वेंशन है, तो एनसीईआरटी है वो आदम जमाने से चलता आ रहा है, कि जो हमारे पूर्वजों ने माना था हम तो उसी के पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन जो इंजीनियरिंग होती है हर एक 5-6 साल के बाद जैसे जैसे कुछ नई चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से अपडेट किया जाता है, एनसीईआरटी अपडेट नहीं होता। ठीक है, जो अंग्रेजों के ज़माने से चल रहा है वही अभी तक चल रहा है। अगर उस समय लिखा हुआ है कि इज लिखा हुआ है तो अभी भी वो वर्ड इजी मिलेगा, वो चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए शुरुआत में फिजिक्स पढ़ाने में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि मेरे पूरे कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग वाले थे, और उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाता था तो आंसर भी गलत मिल जाते थे। ठीक है, तो मेरे को एनसीईआरटी पूरी कम से कम थॉरो स्टडी करनी पड़ी है 15-20 बार, तो उसमें कहाँ कहाँ पे इसने गलत कहा है, उसने अपडेट ही नहीं किया एनसीईआरटी ने अपने आप को। ठीक है, 70 सालों से जो चल रहा है वो वैसे ही चल रहा है। चलिए,
हाँ, ये डीके कांस्टेंट आ गया। अब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है किसी भी इंस्टेंट पे। तो मैं तो सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, आपने लिखा dn/n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। इंटीग्रेट कर दीजिए। t इज इक्वल टू 0 पे आपने कहा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, n नॉट थे, और t इज इक्वल टू t पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n। तो 1/n का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln n डिवाइडेड बाई n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। ln को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर है। अब सेकंड हम लोग डिफाइन करते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब कितने टाइम के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स आधे हो जाएंगे। ठीक है, तो आधा हो गया तो आपने कहा कि n की वैल्यू कितनी हो गई, n0/2 इज इक्वल टू इनिशियल n0 था a की पावर माइनस लैम्डा t हाफ। तो यहाँ से t हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n0 कैंसिल हो गया, t हाफ दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ln2 डिवाइडेड बाई लैम्डा। और ln2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। क्लियर है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। Done. चलिए, अब जैसे कि मान लीजिए शुरुआत में आपके पास कितने पार्टिकल्स थे, 100। एक हाफ लाइफ निकल गई, मैंने कहा कि हाफ लाइफ मान लीजिए कितनी थी, 2 सेकंड। ठीक है, तो 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड बाद कितने पार्टिकल्स बचेंगे, 50, 50। फिर से 2 सेकंड निकल गया, कितने बचेंगे, 25, 25. 25। ठीक है, अब इसी तरीके से मैंने कहा कि शुरुआत में कितने पार्टिकल्स थे, n0। फर्स्ट हाफ लाइफ निकल गया, कितने बचे, n0/2 And not by 2. फिर से सेकंड हाफ लाइफ निकल गया, And not by 4. थर्ड निकल गया। n0/8, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये तो मैं लिख रहा हूँ n0 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 ना। Yes. yes sir, तो मैंने कहा कि पहली हाफ लाइफ निकली तो 2 की पावर 1, सेकंड हाफ लाइफ निकली तो 2 की पावर 2, थर्ड हाफ लाइफ निकली तो 2 की पावर 3। तो इसी तरीके से अगर n हाफ लाइफ निकल गई, n0 की पावर 2 की पावर n। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, n0 डिवाइडेड बाई 2 की पावर। N. ये अगला फॉर्मूला क्वेश्चन के हिसाब से पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। क्लियर है। sir, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कितने पार्टिकल्स थे, 12 पार्टिकल्स थे। ठीक, एक हाफ लाइफ निकली तो कितने पार्टिकल्स बच जाएंगे, 6। 6 एक और हाफ लाइफ निकली तो कितने बच जाएंगे, 3। 3. एक 3. और हाफ लाइफ निकली तो कितने बचेंगे, 1.5। 1.5, यस सर। पार्टिकल 1.5 होता है क्या, नहीं। आधा पार्टिकल तो नहीं निकलेगा। हम्म, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है हाफ लाइफ वाला, ये लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मेंस ने पूछा था कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है और 50, 200, 300, तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, मतलब कि यहाँ पे जो हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स बात करते हैं, अगर 1 मोल भी ले लिया तो वेगेटो नंबर 10⁻27 है ना, 23। ठीक है, मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। इसको लिख लीजिए, दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
दो चीज़ें और हैं जो आपको पढ़ना है, पढ़िएगा। एक है एक्टिविटी और एवरेज लाइफ, लिख लीजिए, ये दो चीज़ें पढ़नी है आपको, एक्टिविटी एंड एवरेज लाइफ। ये होता क्या है और इसका फॉर्मूला कैसे लिखा है, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट लिखे हैं उसके बारे में, ठीक है। एवरेज लाइफ तो वही है ना सर, 1 अपॉन लैम्डा। हाँ हाँ, तो वो आया कैसे, कहने का मतलब ये है कि निकाला कैसे आप, ठीक है। ये दो चीज़ें पढ़िए। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इसके, रेडियो एक्टिविटी के, ठीक। तो मेडिकल वाले रुक जाएं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो है स्टार्ट कर रहा हूँ 5 मिनट में। सर हम्म, 2 मिनट से मेरे क्वेश्चन देख लीजिए जरा, टेलीग्राम पर भेजिए सर मैंने। थ्री आइडेंटिकल इलास्टिक कॉर्ड्स ऑफ फोर्स सर दूसरा वाला देख लीजिए पहले से, 4.45। A uniform rod of mass 1.5 kg suspended by two identical threads 90 centimeter in length was turned a small angle about the vertical axis passing through its middle point C। अच्छा, ऐसे ट्विस्ट किया है। The threads deviated in the process through an angle of 5 degree. Then the rod was released to start performing a small oscillation. Find the oscillation of the period or oscillation in energy। अच्छा, 3 अलग अलग फिगर दिए हुए हैं। नो सर, ये सर जो 2 फिगर हैं वो दूसरे क्वेश्चंस के हैं, ये 4.13 वाला है सर। 4.13 वाला है, यस सर। अच्छा। इसमें हाफ लाइफ वाला लगा दीजिए, वो जो कॉन्सेप्ट बताया था वो बताया था मेंस वालों के लिए, मेडिकल में ऐसा कोई इशू नहीं आता, वो उतने ओके पार्टिकल ले जाते हैं ताकि उतने पे काम हो जाए। चलिए, ये गैस रॉड, ये एल लेंथ है, ये भी एल लेंथ है। इसको आपने क्या किया, ट्विस्ट किया है, ऐसे करके ऐसे मोड़ दिया, मतलब कि ऐसा, ये फिगर में दिया हुआ है कुछ ऐसा, ये ऐसा हो गया, समझ रहे हैं, ऐसा कुछ, यस सर। ठीक। तो यहाँ पे ये एंगल अल्फा, ये अल्फा कितना दिया हुआ है, 5 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि इसका ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएं। सर लगेगा तो टॉर्शनल बेंड। हाँ हाँ हाँ, तो क्या कैसे अप्लाई करें, टॉर्सनल कांस्टेंट पढ़ा था जब मैं किसी चीज को ट्विस्ट कर रहा था, एक रॉड है जिसको मैंने ऐसे ट्विस्ट कर दिया, तो इसको मैं छोड़ूंगा तो ये ऐसे ही करेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, एक कॉन्सेप्ट लगाया था टॉर्सनल कांस्टेंट का जैसे फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा। टॉर्क कैसे अप्लाई करें, कीजिए कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ही आ जाएगा। हाँ सर, कुछ ऐसी होगी जैसे मैं इसको कर 5 डिग्री घुमाया तो कुछ टेंशन प्रोड्यूस होगा सर, उस टेंशन का जो कंपोनेंट होगा उस ओ पॉइंट के अबाउट वो लेना है अपन को सर। हम्म, ठीक है सर, उसको फिर उसके क्या होता है आई अल्फा के बराबर कर दें। हाँ, कंपेयर करके वहां से निकालिए, कीजिए टाइप। Right. आया समझ में, कि अगर मैं ट्विस्ट करूंगा तो टेंशन नहीं तो उसको वापस लेकर आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। एमजी तो सेंटर ऑफ मास से लग रहा है, एमजी थोड़ी ना टॉर्क प्रोवाइड करेगा, क्योंकि मैंने इस पूरे सिस्टम को ऐसे रोटेट किया है, ठीक है।
ऐसे करके रोटेट कर रहा हूँ, तो ऐसे रोटेट करूंगा तो उसमें जो खिंचाव टेंशन कहिए या स्ट्रेस कहिए, उसी के कारण वो वापस लेकर आएगा उसको, सर बट ये एक टेंशन की तनाव उसके अंदर पैदा हुआ है। टेंशन कैसे लिखेंगे? टॉर्सनल कांस्टेंट मैं हिंट दे रहा हूँ, जैसे फोर्स स्प्रिंग है, स्प्रिंग में हम लोग क्या लिखते थे, हम मैंने हल्का सा एलोंगेट किया, एलोंग करके तो स्प्रिंग फोर्स लिखते थे ना, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, वैसे अगर मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस के इंटू थीटा। यस सर। दोनों को कंपेयर करके एक बार लॉजिकली सोचे, आंसर पे पहुंच जाएंगे, बहुत लंबा नहीं है, 2 लाइन में आ जाएगा आंसर। अरे के गिवन है क्या इसमें इसका? अरे उसी के बारे में तो सोचना है। सर एक बात और, सर यहाँ पे जो टेंशन लगेगा सर उसके दो कंपोनेंट होंगे ना, अल्फा 5 डिग्री के अबाउट। सर एक तो होगा जो कि ऊपर लग रहा होगा और एक लगेगा 90 डिग्री पर उस रॉड के। ठीक है। उन्हीं टेंशन के कंपोनेंट के कारण एक टॉर्क मिलेगा जो इसको वापस लेकर आएगा। सर वो सर 90 एक डिग्री सेकंड, वाला। सर आइडिया, सर टेंशन की मैं वैल्यू ऐसे निकाल सकता हूँ सर, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे वो mg को बैलेंस करेंगे टेंशन के, सर उससे टेंशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो कीजिए, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि नहीं होगा। नहीं तो फिर सर इसमें टॉर्सनल कांस्टेंट का आप क्या बता रहे थे दोस्तों? मैं तो हिंट दे रहा था, जैसे F इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते हैं, यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के थीटा लिखते हैं एंगुलर SHM। हाँ वो तो सर ठीक तो है। लीनियर वाले को कंपैरिजन कीजिए एंगुलर के साथ, आंसर तक पहुंच जाएंगे। यस सर। ठीक है, जैसे वो बाद दूसरे वाला बाद में देख लेंगे। हम्म, थैंक यू सर। ओके वेलकम। चलिए मेडिकल वाले हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स निकाल लीजिए, मैं भी 1 मिनट फाइल शेयर करता हूँ। सर हम लीव कर सकते हैं अभी? हाँ हाँ लीव कीजिए। सर हम्म, सर आपने थर्मो की कोई शीट भी भेजी थी? थर्मो की शीट दी तो थी आप लोगों को, आपने थर्मल सर एक्सपेंशन वो की नहीं थी? की तो क्या किया? सर, बुक से किया है वो, मैंने आपको डाउट्स भेज दिए। तो मैंने भी सर टेलीग्राम पर भेजी थी। पहले एक बार शीट करना चाहिए था ना। सर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की तो आपने भेजी नहीं सर, आपने इलास्टिसिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन की भेजी थी। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरी सेंड की थी एक साथ। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स IT वाले स्टूडेंट ने किया था, तो मैंने कैसा आप लोगों से भेजा कहा था? था कि मैं आपको करवा दूंगा फिर बाद में, क्योंकि उन्होंने सर वो 1-2 दिन में फ्लूइड्स पूरा था। सॉल्व कर। हाँ सर शायद आपने फ्लूइड्स की भेजी थी वो। एक बार देखिएगा, नहीं होगा तो मेरे से बोलिएगा, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा। ओके सर। ओके सर। गैसेस ऑफ ए वेंडर वॉल्स इक्वेशन एट, ये तो आप लोग बताएंगे, केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हैं। वेंडर वॉल इक्वेशन कब ओबे करता है गैस? सर वो नॉर्मल कंडीशंस में करता है लेकिन उसमें आंसर दिया ऑल ऑफ दीज। Only normal temperature and pressure, high temperature and high pressure, only high temperature and low pressure, all temperature and all यही है, pressure। सर हाई हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर प्रेशर में। पे तो वो आइडियल गैस बन जाती है। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे? हाँ सर। तो कौन सा होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? सर फर्स्ट वाला, नॉर्मल वाला। और इसमें दिया हुआ है ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को केमिस्ट्री वाले सर से पूछें, क्योंकि वो वेंडर वॉल मैं बताता भी नहीं, ना ही मैं इसमें बहुत ज़्यादा मेरे को जानकारी है कि वेंडर वॉल रियल इक्वेशन और
कैसे आइडियल कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अतुल सर बता देंगे इसका एग्जैक्ट रीजन। A container of 5 liter has a gas at a pressure of 0.8 mm, 0.8 m column of mercury. This is joined to an evacuated container of 3 liter capacity. The resulting pressure will be, हाँ क्या किया आप लोगों ने? क्या किया है? सर दो बोलिए। सर P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 किया है। तो उससे नहीं आया? नहीं सर, सर उससे फर्स्ट वाला आंसर आ रहा है लेकिन उसमें 0.5 दिया है आंसर शीट पे। तो ऐसा लॉजिकली सोचिए, डायरेक्ट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 नहीं लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंटेनर है जो 5 लीटर उसका वॉल्यूम है, कंटेनर है जिसका 5 लीटर वॉल्यूम है और प्रेशर आपको दिया हुआ है 0.8 m ऑफ मर्करी। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, इस कंटेनर को दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया जिसकी वॉल्यूम है 3 लीटर। इसको इसके साथ ज्वाइन किया है 3 लीटर के साथ। अब आपसे पूछ रहा है रिजल्टिंग प्रेशर, फाइनल प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ है। सोचिए 2 मिनट, क्या करें, कहाँ पे गलती हो रही है। सर इसमें वो तो नहीं ठीक है लगेगा सर, अब हो जाएगा। क्या लगेगा? सर इसमें P1 V1 upon V1 plus V2। नहीं सर लगेगा तो यही, लेकिन इसमें जो फाइनल वॉल्यूम है ना उसमें मैंने 3 ले लिया था, तो उसमें 5 + 3 हो जाएगा क्योंकि फाइनली दोनों की वॉल्यूम मिक्स हो रही है ना, टोटल वॉल्यूम 8 होगा। एक वॉल्यूम हो जाएगी। हाँ सर। तो आ रहा है, देखिए देखिए सब कोई करके। हाँ सर आ गया। आ गया। वही चीज कर रहे हैं हम लोग। PV इज इक्वल टू nRT, n कांस्टेंट है, R सर ये कौन कांस्टेंट सा है क्वेश्चन और है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, वही चीज जो आपने पूछा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, इसका मतलब PV क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट। तो P1 V1 इज इक्वल टू V2। P2 P1 आपको दिया 0.8 और V1 कितना है 5। P2 आपको निकालना है और वॉल्यूम फाइनल कितना हो हो जाएगा, जाएगा 5 8। + 3 8। ये आपका 0.5 आ रहा है। यस सर। Root mean square velocity of a particle is V at a pressure P. If the pressure is increased 2 times, then the RMS speed becomes सर क्वेश्चन नंबर 21 है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो VRMS है, VRMS आपको V दिया हुआ है, ठीक, और आपसे बोल रहा है कि एट अ प्रेशर P अगर मैं प्रेशर को डबल कर दूं तो RMS स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक टेम्परेचर के बारे में कुछ भी ना कहा गया हो। नन ऑफ दीज। VRMS क्या होता है, √3RT/m, याद आ रहा है। तो वहां पे भी ये चीज बताई थी कि मैंने कहा था प्रेशर को इंक्रीज करूं तो VRMS पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने कहा था वी कांट प्रिडिक्ट, क्योंकि टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो मैं डायरेक्ट प्रेशर को देख के कमेंट नहीं कर सकता VRMS। तो कौन सा ऑप्शन होगा, नन ऑफ दिस। क्या दिया है,
सर क्वेश्चन नंबर 21 है, जो अभी आपने भेजा उसमें 21 क्वेश्चन लिखा हुआ है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v एट ए प्रेशर p। सर अभी बताती हूँ उसका आंसर, आप दूसरा बता दीजिए, वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस ऑफ द वॉल्यूम v। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी। सर डीजे के घर पे लाइट चली गई तो वाईफाई काम नहीं कर रहा है। हाइड्रोजन एंड हीलियम gases of volume v at the temperature T and same pressure P। इन दोनों का क्या दिया हुआ है? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है। अब दोनों को मिक्स कर दिया, तो प्रेशर बताना है, P फाइनल कितना होगा। सोचिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे करते हैं आप लोग केमिस्ट्री में। सर इसके मोल का क्या दे रेशियो ही इसका प्रेशर होगा। निकालिए, यही दिया हुआ है। क्या हाइड्रोजन और हीलियम है, दोनों का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है। अब दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद फाइनल प्रेशर कितना होगा। सोचिए 2 मिनट, केमिस्ट्री में बहुत क्वेश्चन करते हैं। सर कितना है इसका आंसर? आंसर मेरे को नहीं पता, ये तो इन्होंने भेजा है। यहाँ पे करेंगे क्या, पहले ये बताइए। दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूँ तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या आया? नंबर ऑफ मोल्स का लगा रहे हैं 0.7। 0.7। नहीं, ये तो ऑप्शन भी नहीं है। सोचिए सोचिए। यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोजन एंड हीलियम हैविंग सेम वॉल्यूम v। दोनों का वॉल्यूम सेम है v। एट द सेम टेम्परेचर T। दोनों का टेम्परेचर भी T है। एंड द सेम प्रेशर P। दोनों का प्रेशर भी सेम है। आर मिक्स्ड टू हैव द सेम वॉल्यूम। इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया टू हैव द सेम वॉल्यूम। द रिजल्टिंग प्रेशर ऑफ द मिक्सचर विल बी। सर 6 है ऑप्शन में। नहीं, सर अगर दोनों को मिलाएंगे तो उस कंटेनर में जाके वो उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जितना वो पहले कर रहे थे। वो तो चेंज होगा ना। क्वेश्चन के सेंटेंस को पकड़ना है। सेंटेंस अगर आपने पकड़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या है।
सर इसमें केमिस्ट्री की जो थ्योरीज हैं वो लगा सकते हैं, मतलब जो लॉज वगैरह केमिस्ट्री में। वो तो लगेगा, डायरेक्ट लगेगा। क्या चीज सेम रहेगा दोनों केस में, पहले केस में और दूसरे केस में? सर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इसके अलावा? तो फिर सर मोल्स तो सेम नहीं होंगे। नहीं सर, मोल्स भी सेम होंगे। सेम है, टेम्परेचर सेम है, मोल्स भी सेम। टेम्परेचर सर वो तो दिया है, सेम है। क्या लिखेंगे? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यस सर। P1 P है, V1 कितना है? वी 2V। अरे दोनों का वॉल्यूम सर, लेंगे ना, हीलियम हाइड्रोजन दोनों का लेंगे ना, सर पर टोटल वॉल्यूम तो पहले तो 2V हो वो जाएगा ना। अरे इनिशियल केस तो यही है ना, ये है इनिशियल केस, तो इसका वॉल्यूम तभी तो टोटल वॉल्यूम होगा। किसी एक का कैसे ले सकते हैं? मैं तो इनिशियल सर केस और फाइनल केस ले रहा हूँ। इनिशियल केस कितना है, इनिशियल वॉल्यूम कितना है सिस्टम का? 2V। अब दोनों को मिक्स करने के बाद फाइनल वॉल्यूम कितना है? V। ये कह रहा है क्वेश्चन में, वी तो P2 निकालना है, ट्वाइस P। मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है। सर यही दिया है। आयसन में इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा? टोटल वॉल्यूम होगा ना, दोनों का लेना पड़ेगा ना। इनिशियल सिस्टम का वॉल्यूम कितना है, ठीक है, और दोनों को मिक्स कर दिया एक ही कंटेनर में, ठीक। तो हमारा टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा ना दोनों केस में। तो मेरे से प्रेशर के बारे में पूछ रहा है कि प्रेशर कितना रहेगा। A gas contained in a box of 0.1 metric cube of the atmospheric pressure is connected to another vessel of the 0.09 metric. The consequent change in the pressure of mercury x in meter will be। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है 0.1 मेट्रिक क्यूब एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कनेक्टेड टू अनदर। इसको किसके साथ ज्वाइन कर दिया? 0.09 मेट्रिक क्यूब कंटेनर के साथ। तो चेंज इन प्रेशर आपको निकालना है। अब प्रेशर कितना चेंज होगा, अभी थोड़े पहले किया है। सोचिए जल्दी से कीजिए, हो जाएगा। बताइए जल्दी से। सर इसमें दिया है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो फिर P1 को 1 लेंगे। हाँ 1 ATM 1 रहेगा, ATM। एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 ATM। इनिशियल वॉल्यूम वही सेम चीज़ है, इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 0.1। फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? 0.1 प्लस 0.09 ना, दोनों को जोड़ दिया आपने, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0.19। तो क्या चीज़ सेम रहेगी आपकी?
फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। या सिंपल कॉन्सेप्ट लगाइए कि पहले अगर 1 atm प्रेशर था तो वॉल्यूम 0.1 मेट्रिक क्यूब था, है ना? तो इसके हिसाब से हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो P2 विल बी इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाई V2। P1 कितना दिया? 1 atm, 1 atm का मतलब 760 mm ऑफ, 760 यस और HG। आपका V1 कितना दिया? 0.1 डिवाइडेड बाई 0.19। सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। जल्दी से कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। सर 400। तो कितना चेंज आ जाएगा प्रेशर में? इनिशियल प्रेशर था 760 और पहले बाद में हो गया 400, तो कितना चेंज आ गया? 360 mm, मतलब कि 0.36 मीटर ऑफ मरकरी। For molecules of an ideal gas which are the following velocity, average cannot be zero। आइडियल गैस के हिसाब से कौन सी एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती? एक ये दिया ऑप्शन में, दूसरा दिया है v की पावर 4, तीसरा दिया है v क्यूब, चौथा दिया है v की पावर 5। आइडियल गैस की इक्वेशन के साथ विच ऑफ द एवरेज वेलोसिटी कांट। सर ये जो V के आगे पीछे लगे हैं वो उनका एवरेज मतलब एवरेज एवरेज सर मैंने इसमें सोचा कि सारी मतलब जो भी बाकी सारे वो हैं ऑप्शंस, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, उस उनकी पावर जो है वो ऑड है, तो फिर ये वाला एक अलग है, तो फिर ये वाला आंसर होगा। आंसर मैच कर गया, पर रीजन पता नहीं सही है या गलत है। कॉन्सेप्ट सही नहीं है। देखिए, पहला सिंपल एवरेज, जैसे कि हम लोग बात करें एवरेज वेलोसिटी, जैसे कि एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने कहा कि कंटेनर है, कंटेनर में गैस भरा हुआ, अगर कंटेनर में गैस भरा हुआ तो एवरेज वेलोसिटी तो हम लोग जीरो मानेंगे ना। घूम फिर के तो गैस वहीं आ रहा है, कंटेनर से बाहर तो ना निकल रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर एवरेज वेलोसिटी इस केस में कितनी होगी? जीरो होगी, ठीक है। सोचने का तरीका बता रहा हूँ। मैंने कि कंटेनर में अगर गैस भरा हुआ है तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी। एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी तो इसका मतलब डेल्टा वी की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि यहाँ के वी की पावर क्या है? 1 है, मतलब कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर वाली आपकी जीरो हो सकती है, ये इवन नंबर वाली जीरो नहीं। या फिर सर V की पावर जो 3 है उसे हम V की पावर 2 इंटू V की पावर 1 लिख सकते हैं, तो V की पावर 1 0 हाँ है, वही तो वही वो वही ऑटोमेटिकली सेम 0। चीज़ है, सेम चीज़ है। तो मतलब सर ये फैक्ट है कि मतलब V की पावर अगर इवन है तो फिर वो 0 नहीं हो सकती। एक मैथमेटिकल रिलेशन के हिसाब से ये किया है। At constant pressure, hydrogen is having the temperature 327 degrees Celsius. Till what temperature it should be cooled so that the RMS velocity of the becomes half of the earlier? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। सर इसका आंसर मेरा आ रहा है -123, लेकिन उसमें दे VRMS रखा is है directly proportional to under root T, ठीक है।
तो V1 Yes, अपॉन sir. T2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 अपॉन T2। V1 आपको दिया था कांस्टेंट प्रेशर, हाइड्रोजन इज हैविंग द टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि हम लोग सबसे पहले केल्विन में रखेंगे। T1 आपको दिया हुआ है 600. 327, ये कितना हो जाएगा 600 केल्विन। Till what temperature it should be cooled so that the RMS velocity of the molecule becomes half of the earlier। मतलब कि V2 की वैल्यू क्या है, V1 अपॉन 2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो V1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू T1 600 डिवाइडेड बाई T2। तो ये देखिए V1 कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई T2। तो T2 की वैल्यू आ रही है 600 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना आ रहा है 150। ये आ रहा है ना। अब इसको डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? Sir, 273 minus. देखिए कितना आ रहा है -123। टेम्परेचर आ रहा है -120। आंसर सर सही आज नहीं तो है, मेरा भी यही राय नहीं सर। आंसर सर कुछ उसमें और है। -100 दिया है। Hydrogen is having the temperature हाइड्रोजन दिया हुआ है। सोचिए 1 मिनट। ऑप्शन तो यही आ रहा है, कहीं पे कैलकुलेशन भी गलती नहीं है। सर मेरा भी यही आंसर आ रहा था। इस क्वेश्चन में बोला गया है टू व्हाट टेम्परेचर शुड बी द हाइड्रोजन एट 327 डिग्री। ये आपका एक बार फिर से क्रॉस चेक कीजिएगा, गलती तो है नहीं, वीआर में से यही होता है। एक बार आंसर दोबारा देखिए, देखने में तो गलती नहीं हो रही है। नहीं सर थर्ड वाला ऑप्शन ही दे रखा है। वो मेरे ख्याल से फिर आंसर ही गलत होगा। सर ऑप्शन गलत हो सकता है। आंसर ये कॉन्सेप्चुअली हम लोग बिल्कुल करेक्ट है, -123 डिग्री सेल्सियस। A pressure exerted by gas is P naught. If the mass of the molecule becomes half and their velocity become double, then the pressure will become। सर कौन से फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे?
वही देख रहा हूँ, प्रेशर भी दिया हुआ है, वॉल्यूम मास दिया हुआ है। एक हम लोगों ने लिखा था ना, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर, याद है? प्रेशर इन कंटेनर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बताया था। सर 2/3। यही था, 1/3 था, वो काइनेटिक एनर्जी थी, 3/2 nRT। इसको यूज कीजिए, आ जाएगा, हो जाएगा। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास को एक बार चेंज करके देख लीजिएगा। ठीक। द रीजन फॉर एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर मून इज, क्या होगा? सर एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी में ग्रेविटेशन, मतलब एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है कि वो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाए। कितनी वेलोसिटी दूं ताकि वो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाए, उसको एक एस्केप वेलोसिटी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन मेरे को नजर आ रहा है कि उसकी जो गैस की VRMS होती है वो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होती है, इसलिए वो एटमॉस्फेयर उसको रोक ही नहीं पाता। सर जो मीडियम होता है वही चला जाता है। हाँ, अभी ग्रेविटेशन में समझ में आ जाएगा एस्केप वेलोसिटी। ठीक If है the सर। RMS velocity of a gas in the container double, the pressure will be। सर एक अगर डाउट, इक्वेशन के हिसाब से देखें तो फिर आएगा बिकम 4 टाइम्स, लेकिन जब प्रेशर आरएमएस को इफेक्ट नहीं कर रहा तो फिर वीआरएमएस प्रेशर को कैसे इफेक्ट कर सकती है? मतलब जब हम देखते हैं वीआरएमएस इज इक्वल्स टू √3p/d, तो फिर उसमें वीआरएमएस पी पे डिपेंड नहीं करती ना। नहीं, अगर RMS वेलोसिटी, अगर मेरी वेलोसिटी ज़्यादा, मेरी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मेरे पास मोमेंटम ज़्यादा होगा, मोमेंटम ज़्यादा होगा, मैं टकराऊंगा ज़्यादा तेज टकराऊंगा तो प्रेशर पे फर्क पड़ेगा। ठीक है ना? ऐसा ये थोड़ी ना होता रूल। मैंने कहा कि A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B और B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, दोनों अलग अलग चीजें। A B पे डिपेंड कर रहा है लेकिन B A पे डिपेंड नहीं कर रहा है पहले वाले के हिसाब से। आया समझे? प्रेशर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। हो गया? For a hydrogen Cp minus Cv is equal to oxygen Cp minus Cv is equal to within the relation between the A and B where Cp and the kilogram is specific heat। इसमें क्या है? सर इसमें A इज इक्वल टू V आना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि सर Cp माइनस Cv R होता है और R दोनों अरे इक्वेशंस में किसके, R की। ये Cp में एक हाइड्रोजन के लिए दिया हुआ है, एक आपका ऑक्सीजन के लिए दिया हुआ है। सर किसी के लिए भी Cp माइनस Cp की वैल्यू, Cp माइनस Cv की ये वैल्यू तो स्मॉल सेम होती Cp है। दिया है, स्मॉल Cp दिया हुआ है। जो हम लोग Cp माइनस Cv लिखते हैं वो पूरे मॉलिक्यूल्स के लिए लिखते हैं, मतलब कि मोल्स के लिए लिखते हैं। मतलब सर दोनों के लिए सेम ही है, दोनों के लिए छोटे ही हैं। तो उसको निकालना पड़ेगा ना, कैसे लिखेंगे? लॉजिकली सोचिए, आसान सा क्वेश्चन है। सर लेकिन Cp माइनस Cv तो R होता है। हाइड्रोजन स्मॉल Cp माइनस Cv, स्मॉल Cp को कैसे डिफाइन करते हैं? Cp/m। सोचिए, आ जाएगा। सर दो डाउट थे मेरे को शीट से। शीट अब नेक्स्ट टाइम पे करेंगे ना, शीट कॉमनली हर एक के साथ डिस्कस कर लूंगा। सर मैं मेरा लीव कर लूं सर शीट, हाँ, तो शीट वाले शीट सेंड कॉमनली कर दीजिएगा ग्रुप में। सेंड कर दीजिएगा प्रियांशु ग्रुप में। ओके स्ट्रेट लाइन से पूछने थे मुझे। स्ट्रेट लाइन से मैथ्स? हाँ, क्या पूछना था? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हाँ, क्या पूछना है? सर मॉडर्न फिजिक्स क्लास से चल रही है रिकॉर्डिंग अभी तक? सर इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना मॉडर्न फिजिक्स वाली क्लास की। पहले इस पे आइए जो क्वेश्चन कर रहे हैं। यस।
CP माइनस CV क्या होगा? सर R/2 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए। कैसे? सर कैपिटल C माइनस कैपिटल V इज इक्वल टू R होता है, तो फिर CP अगर स्मॉल वाले टर्म्स में लिखें तो स्मॉल CP अपॉन M माइनस स्मॉल CV अपॉन M इज इक्वल टू R, तो फिर R कॉमन M कॉमन लेके उधर चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो क्या आ रहा है फाइनल? तो फिर R/2 उसके लिए और उसके लिए R/32, तो A इज इक्वल टू 62D आ रहा है। आ रहा है? हाँ सर, बट सर मुझे अभी भी कंफ्यूजन है, दोनों के लिए सेम दे रखा है उन्होंने। नहीं तो CP ये नोटेशन स्मॉल के लिए दिया है, इसमें लिखा हुआ नहीं CP और CV है क्या? सर लिखा है ग्राम स्पेसिफिक हीट। हाँ, ये ग्राम स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या हुआ? स्मॉल वाले। ग्राम स्पेसिफिक हीट स्मॉल वाली स्पेसिफिक, स्मॉल वाली C है। स्मॉल होगा कैपिटल होगा? सर स्मॉल वाला नहीं सर, कैपिटल। ग्राम स्पेसिफिक हीट क्या होती है डेफिनेशन? कैपिटल है तब वो एक तो फिर एक ग्राम रेज करने के A लिए इज इक्वल टू B होगा। A इज इक्वल टू B होगा। चलिए वो सर जल्दी से बट फटाफट इसमें अंकुर, वो गलत है, गलत है, गलत है। जल्दी से अंकुर का देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे और देख लेंगे, ठीक है सर? सर मेरा भी। ओके सर। मंडे को मैं और टाइम दे देता हूँ डाउट डिस्कशन के लिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा कितने बजे डाउट होगा, ठीक है कीर्ति? मेरी कभी कोई 10 मिनट का दूसरी क्लास है। यस सर। तो उसमें शीट डिस्कस हो गया, फिर कहीं से भी क्वेश्चन हो रहा मंडे वाले में? शीट पहले शीट कीजिए। सब वही किया। A bus is moving with the speed of 10 meters per second on a straight, or the scooter wishes to overtake the intersection of the bus at a distance of 1 kilometer from the scooter. What wishes? बस ये मान लीजिए B है, ये क्या है आपका, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। बस अभी 2 डाउट बता रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और ये स्कूटर है, स्कूटर की स्पीड आपकी V है, ये 100 सेकंड में इसको ओवरटेक कर रहा है। सिंपल लॉजिकली सोचिए, एक बस है, आप पीछे से बाइक चला रहे हैं, अब आपने बस को ओवरटेक कब किया? 100 सेकंड के बाद, ये कह रहे हैं ना? सर रिलेटिव 100 सेकंड वेलोसिटी पे, से सॉल्व कर लेंगे। और ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B क्या हो जाएगा? V माइनस 10। B को मैंने रेस्ट पे कर दिया ना, B रेस्ट पे आ गया, ठीक है? तो A कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा? V माइनस 10 से। ये कितना डिस्टेंस है? 1 किलोमीटर, मतलब कि 1000 मीटर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है, डिस्टेंस कितना है, और टाइम कितना है? तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड, मतलब कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा होगा। सर एक लास्ट वाला बताइए जो 40 वाला है। और ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ इसी ग्रुप पर में सेंड कर दो। मैं अभी सलोनी या प्रियांशु को होस्ट बना देता हूँ रिकॉर्डिंग रोक के, ठीक है? तो वो अभी हाथों हाथ बता देंगे शेयर करके, ठीक है? आपस में डिस्कस के लिए 15 मिनट, क्योंकि मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है, मैसेज बार बार आ रहा है, ठीक है ना? ओके सर। ठीक, तो लाइन पे रहेगा, मैं आपको पहले होस्ट बना देता हूँ, लेकिन एंड कर दीजिएगा मीटिंग। अच्छा, तो ऑफिशियल आईडी है, ठीक है ना? ऑफिशियल आईडी के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको होस्ट बना दिया है, ठीक है? अंकुर ग्रुप में जरा वो क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, प्रियांशु और सलोनी भी देख लेंगे और फटाफट सॉल्व करके देखिए, 15 मिनट में हो जाएंगे तीनों क्वेश्चन, ठीक है? ओके सर। हाँ, उसके फिर मैं मंडे को इसी को बता दूंगा, सबसे पहले अंकुर के डाउट दूंगा ये चारों क्वेश्चन के, ठीक है? फिर प्रियांशु, फिर कीर्ति,
जी। मैं लीव कर रहा हूँ, ठीक? थैंक यू सर। ओके, वेलकम। सलोनी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे, वो मॉडर्न फिजिक्स क्लास से चल रही है तब से। मुझे नहीं पता, मैं फोन से ले रही हूँ। ऑप्शन नहीं आता रिकॉर्डिंग पॉज करने का, पॉज या फिर स्टॉप करने का? फोन में नहीं आता। आता है सेटिंग्स? कर दूं? तो कर ग्रुप पे कर।